हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम आपके लिए टेंस की एक एडवांस वीडियो लेकर आए हैं। इसमें मैंने वो सारी चीज़ें रखी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती हैं टेंस से, जिनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, जिन भी कॉन्सेप्ट से, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इसके पहले मैं बेसिक एक टेंस की वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें मैंने बेसिक्स बताए हैं बिल्कुल टेंस के। हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाते हैं, कैसे हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अगर आपने मेरी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए। और आज हम अपना एडवांस पोर्शन पढ़ने वाले हैं टेंस का। मतलब यहां से आप जो भी चीजें पढ़ोगे आज, ये सारी की सारी एग्जाम में आती हैं टेंस से। ठीक है, जो हमारा टेंस चैप्टर से जो क्वेश्चन का लेवल होता है, वो सारे लेवल के क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और चलिए, बहुत आपको मजा आएगा अगर आप पूरा इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो कोशिश करना कि इस वीडियो को अंत तक देखना, चाहे आप इसको आराम आराम से देखना, सीक्वेंस के साथ देखना, एक एक टेंस डेली पढ़ना, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखना। फिर आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे टेंस के तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले हम इसको शुरू करने से पहले इसके पहले हम वर्ब को समझते हैं। वर्ब से क्या मतलब है। यहाँ पर मैंने आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ लिखा है वर्ब। वर्ब जो होती है वो अपनी टू टाइप्स की होती है कहीं ना कहीं, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब से क्या मतलब है, सहायक क्रिया होता है, ठीक है ना। और मेन वर्ब से क्या मतलब है, मुख्य क्रिया। मेन वर्ब से हम कह सकते हैं एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं ना, हम क्या कह सकते हैं, एक्शन वर्ब भी कह सकते हैं। देखिए जैसे कि राइट है, प्ले है, ईट है, और इतनी सारी मिलियंस ट्रिलियन में एक्शंस करते हैं हम। सुबह से लेकर रात तक ही कितने सारे एक्शंस कर लेते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती हैं, मेन वर्ब कहलाती हैं। ग्रामर में इन्हें क्या बोलते हैं, मेन वर्ब बोलते हैं, या इन्हें हम हिंदी में कह सकते हैं मुख्य क्रिया। इनको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक्शन वर्ब कहलाती है। और कहीं ना कहीं एक और टाइप की वर्ब होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट हम आगे देखेंगे। अभी आप समझो कि बेसिक तौर पर अगर देखा जाए तो मेन वर्ब को हम कह सकते हैं एक्शन वर्ब। ठीक है, जैसे कि राइट हो गया, प्ले हो गया, ईट हो गया, एटसेट्रा। राइट, इन्हीं के क्या बनते हैं, इन्हीं के वर्ब के फॉर्म बनते हैं। मान लीजिए आपने बचपन में पढ़े होंगे 3 फॉर्म्स वर्ब के, तो जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। जैसे कि बचपन में आपने याद किया होगा गो, सेकेंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है, फोर्थ फॉर्म क्या होता है, गोइंग। बेसिकली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम ऐसे एस लगाकर कौन सा फॉर्म बनाते हैं, फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। और वर्ब के ही फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाकर कौन सा फॉर्म बनाते हैं, फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। तो जो फोर्थ फॉर्म होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है, और जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगाकर बनता है। तो ऐसे आप फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बना सकते हैं। इसलिए बेसिकली हमें कितने फॉर्म्स लर्न करने पड़ते हैं, 3 फॉर्म्स लर्न करने पड़ते हैं। जैसे कि गो, वेंट, गॉन। फोर्थ फॉर्म लर्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर उसका फोर्थ फॉर्म बनाना है तो फोर्थ फॉर्म बना सकते हैं। तो ऐसे ही मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, बेसिकली मेन वर्ब को 5 फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, इस तरीके से बचपन में याद किए होंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो ये होती है हमारी मेन वर्ब। अब इसको समझ लेते हैं, ये क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब का पोर्शन है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब से मतलब है सहायक क्रिया है। ये 2 टाइप की होती हैं। ये जो वाली डू बी और हैव वाली आप देख पा रहे होगे, ये जो डू बी और हैव वाली हैं, ये जो डू बी और हैव वाली हैं, ये है हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, हमारी डू, बी और हैव की। इसकी मैंने अपनी जो बेसिक टेंस की वीडियो है जो मैं पहले डाल चुका हूं, उसमें मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है। डू फॉर्म की वर्ब होती है डू, डज इन प्रेजेंट, डिड इन पास्ट। बी फॉर्म की वर्ब होती है इज, एम, आर इन प्रेजेंट, वाज, वर इन पास्ट। एंड हैव फॉर्म की वर्ब होती है हैज इन प्रेजेंट, हैड इन पास्ट। ठीक है, तो ये हमारी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। ये बेसिकली किस में यूज होती हैं, टेंसेज में यूज होती हैं। टेंसेज में आपको बहुत देखने को मिलेंगी ये डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव। ठीक है, और एक और टाइप की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, जिसे हम मॉडल्स कहते हैं। तो मॉडल्स बेसिकली हमारे 13 होते हैं। ठीक है, और इनके साथ बेसिकली वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, या वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म। या तो फर्स्ट फॉर्म लगता है या कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे कि कैन है, कुड है। अगर बस पहले आपने कभी ना कभी पढ़ी होंगी, जैसे कैन है, कुड है, मे है, माइट है। ठीक है,
तो आपने ये सब पढ़ी होंगी, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ये सारी चीज़ें आपने पहले बचपन में पढ़ी होंगी, ठीक है, स्कूल टाइम पे ही पढ़ी होंगी और अभी भी आती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आती हैं, ठीक है। तो ये हमारी 2 टाइप्स की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। डू बी हैव वाली जो डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर हैं, ये हमारी कहाँ यूज होती हैं, टेंसेज में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि अगर हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब को दोनों का एक पेयर बना दें तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला के क्या बनता है, हमारा टेंसेज बनता है। क्या बनता है, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला के बनता है हमारा टेंसेज। और इन्हीं मॉडल्स के साथ अगर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो बन जाता है कौन सा चैप्टर हमारा, मॉडल्स, ठीक है। तो ये चीज समझनी है कि जैसे मान लीजिए मैंने एज एम आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा दिया या हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, तो वो एग्जांपल किसका होगा, बेसिकली वो एग्जांपल बेसिकली टेंस का होगा। किसका होगा, टेंस का। जैसे कि मैंने बोला आई एम टीचिंग इंग्लिश, वी आर स्टडिंग नाउ, हम क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे एम के बाद क्या लगा है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, फोर्थ फॉर्म लगा है। तो कहने का मतलब जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब वो मेन वर्ब के पांचों फॉर्म में से कोई ना कोई फॉर्म लेती रहती है अलग अलग टेंसेज में। क्या, पांचों फॉर्म में से कोई ना कोई फॉर्म लेती रहती है अलग अलग टेंसेज में, राइट। पांचों फॉर्म में से कोई ना कोई फॉर्म अलग अलग टेंसेज में लेती रहती हैं। तो ये चीज समझनी थी। एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि वर्ब जो है अपनी 2 टाइप्स की है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। मेन वर्ब से क्या मतलब है, कहीं ना कहीं बेसिक तौर पे देखें तो एक्शन वर्ब, जिनमें फिजिकल एक्टिविटी होती है कहीं ना कहीं, है ना, फिजिकल तरीके से कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं अपन, जैसे कि लिखना, हाथ चलेंगे आपके लिखने में, बोलने में मुंह चलेगा आपका, खेलने में पूरा बॉडी काम करेगी आपकी, है ना। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कोई भी ऐसा गेम खेल रहे हो तो बॉडी का कोई ना कोई पार्ट तो काम करेगा। तो वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, एक्शन हो जाता है, राइट। उसी के क्या बनते हैं, फॉर्म्स बनते हैं। और जो ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार की हैं, 2 प्रकार की हैं बेसिकली कह सकते हैं। जैसे कि डू, बी और हैव वाली, इन्हें कहते हैं हम प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। एंड मॉडल्स हमारे 13, बेसिकली 13 मॉडल्स होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज्ड टू, मस्ट, ये सब हमारे क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं। और इनके साथ बेसिकली या तो फर्स्ट फॉर्म लगता है या थर्ड फॉर्म लगता है। तो आई होप कि आप इतनी बातें क्लियर कर चुके होंगे। और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर हम मेन वर्ब के फॉर्म मिला देते हैं तो इंग्लिश का एक चैप्टर निकल के आता है टेंसेज, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है टेंसेज। टेंसेज की एक शॉर्ट डेफिनेशन दी है, अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स। भाई मैंने अभी आपको बताया ना वर्ब फॉर्म से क्या मतलब है। अपना मान के चलिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का पेयर जो बनता है, एक सेट बन के तैयार होता है, वो क्या होता है, टेंसेस का एग्जांपल होता है, ठीक है। तो जो हमारे टेंसेस है वो बेसिकली 3 टाइप के हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि टाइम को ही डिवाइड किया गया है, टाइम को ही डिवाइड किया है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में। किसमें डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में, ठीक है। और जो ये वर्ब के फॉर्म है इनके लिए हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर बताने के लिए लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब बेसिकली। और जो ये वर्ब के फॉर्म है ये उसी मेन वर्ब के फॉर्म है जो सेकंड पोर्शन था वर्ब का, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। जैसे कि मान लीजिए मैंने प्ले रखा है एक मेन वर्ब, तो प्ले का सेकंड फॉर्म क्या बनेगा, प्लेड बनेगा, थर्ड फॉर्म क्या बनेगा, प्लेड बनेगा, फोर्थ फॉर्म प्लेइंग बनेगा, फिफ्थ फॉर्म क्या बनेगा, प्लेस बनेगा। इस तरीके से मैं आपको ये बता चुका हूँ अभी पहले, ठीक है ना। तो इनको मिलाकर ये जो चीजें आप देख रहे हो, इनको और हेल्पिंग वर्ब्स को मिलाकर क्या बनता है, टेंसेस बनता है। तो बेसिकली हमारा टेंस कितने टाइप का हुआ, 3 टाइप का हुआ, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और भी चीजें अभी आगे आप समझोगे। देखिए आगे क्या लिखा है, आगे है कि टेंसेस जो है वो कितने टाइप का है, हमारा 3 टाइप का है। पहला हो गया प्रेजेंट टेंस, सेकंड हो गया पास्ट एंड थर्ड हो गया फ्यूचर। और इनके 4 क्या है, सब टाइप्स हैं। जैसे कि पहला सब टाइप है हमारा इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो आपको एक बार क्या कर देना है, इनको प्रेजेंट में, एक बार इनको प्रेजेंट में लगा देना है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और एक बार इनको किस में लगा देना है, पास्ट में लगा देना है। और एक बार किस में लगा देना है, फ्यूचर में लगा देना है, ऐसे ही। तो सबसे पहला हमारा सब टाइप कौन सा होता है, इंडेफिनिट, सेकंड होता है कॉन्टिन्यूअस, थर्ड होता है परफेक्ट एंड फोर्थ होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये तीनों टेंसेस में आपको आराम से क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो ऐसे करके हमारे टेंसेस हो गए हमारे, टेंस हो गए हमारे 3, और इनके सब टाइप मिला के कितने टेंस हो गए हमारे, 12 टेंस हो गए। तो हमें कहीं ना कहीं एग्जाम में 12 टेंसेस से क्वेश्चन बनते रहते हैं कभी ना कभी, तो वो सीखेंगे हम। तो आगे देखते हैं। अब आगे आप देखो कि यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, विशाल प्लेस फुटबॉल, विशाल प्लेट फुटबॉल एंड विशाल विल प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पर आप देखो कि ये वर्ब का जो कौन सा फॉर्म है,
ये वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, फिफ्थ फॉर्म लगा है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये जो एक्शन है ये प्रेजेंट का है, और यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा है, सेकंड। तो ये बता रहा है कि एक्शन कब का है, पास्ट का है। और यहाँ ये जो विल प्ले लिखा है ये बता रहा है कि एक्शन कब का है, फ्यूचर का है, राइट। तो ये कब का एक्शन है, फ्यूचर का है। और ये कब का एक्शन है, ये एक्शन है हमारा प्रेजेंट का, और ये कब का है हमारा, पास्ट का। तो ये कहीं ना कहीं आप समझ रहे हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के फॉर्म डिसाइड करते हैं कि जो ये लगे हुए हैं, ये एग्जाम्पल जो आया है ये किस टेंस का है। देखिए, विशाल प्लेस फुटबॉल, विशाल फुटबॉल खेलता है, विशाल प्लेड फुटबॉल, विशाल ने फुटबॉल खेली, एंड विशाल विल प्ले फुटबॉल, विशाल फुटबॉल खेलेगा। तो ये तीन अलग अलग जो ये वर्ब के फॉर्म लगाकर, ये हेल्पिंग वर्ब लगाकर इसने सेंटेंस दिए हुए हैं यहाँ पर। तो ये अलग अलग टाइम को बता रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब आगे देखिए आपके यहाँ पर मैंने पहला टेंस लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस से मैं बेस स्ट्रक्चर अगर इसका देखें तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है, या हम कह सकते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आता है, या वर्ब का ओनली क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। अब एक चीज आपको यहाँ समझनी है कि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो कहीं ना कहीं क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है, या प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल। और जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो होता है सिंगुलर। तो है तो ये वर्ब का ही पोर्शन, तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये प्लूरल वर्ब होती है, और जो वर्ब का ये फिफ्थ फॉर्म है ये कैसी वर्ब होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। और आपको पता होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं अपने, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, यानी कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट से क्या मतलब है, जो सेंटेंस में एक्शन को करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है उस सेंटेंस का, ठीक है ना। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं अपने, आपने कभी ना कभी पढ़े होंगे, जैसे ही हो गया, सी हो गया, है ना, इट हो गया, और नेम हो गया। ये कैसे सब्जेक्ट है अपने, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं। ये जो ही, सी, इट, नेम है ये कैसे सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होते हैं आई हो गया अपना, वी हो गया, है ना, दे हो गया, और यू हो गया। ये हम किस में काउंट करते हैं, ये प्योर सब्जेक्ट में काउंट करते हैं। और ही सी इट नेम को किस में काउंट करते हैं, सिंगुलर में काउंट करते हैं, ठीक है। तो ही सी इट नेम या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और आई विद यू या कोई भी प्योर नंबर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट बेसिकली कौन होते हैं, ही सी इट नेम या कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, आई विद यू एंड कोई भी प्योर नंबर सब्जेक्ट। अब एक बात याद रखनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश में एक नियम फॉलो किया जाता है, एक रूल फॉलो किया जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब लगती है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। कैसी वर्ब लगती है, सिंगुलर वर्ब लगती है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब लगती है, प्लूरल वर्ब लगती है, राइट। तो कहने का मतलब क्या हुआ इस चीज का कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है, प्योर सब्जेक्ट के साथ प्योर वर्ब लगती है। इसका ये मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि ही सी इट नेम है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का वो फॉर्म लगेगा जिसमें ऐसे ही लगाकर जो बनाया जाता है। यानी कि फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही लगती है, कौन सा फॉर्म बनाया जाता है, फिफ्थ फॉर्म बनाया जाता है। कौन सा फॉर्म बनाया जाता है, फिफ्थ फॉर्म। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसी वर्ब लगेगी, प्योर वर्ब लगेगी। यानी कि वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो कैसा होता है, वो होता है प्लूरल, और वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो होता है सिंगुलर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो कौन सा फॉर्म लगेगा, फिफ्थ फॉर्म लगेगा जो ऐसे ही वाला फॉर्म है। और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, राइट। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि देखिए यहाँ पर मैंने कुछ चीजें आपको समझाने की कोशिश की है कि जो नाउन होता है वो क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। किसी भी चीज को हम नाम देते हैं, नामांकन करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। जैसे ये मार्कर है, इसको मैंने नाम दे दिया है ना कि मार्कर है, या ये क्या है हमारा अपना पेन टैप का पेन है, तो इसको पेन बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। या
ये जो मैं पहने हुई ये वॉच है, तो कहीं ना कहीं ये क्या है, नाउन है। मेरा नाम अपने आप मेरा खुद का नाम अपने आप में क्या है, नाउन है। आपका खुद का नाम अपने आप में क्या है, नाउन है। नाम दिया जाता है ना, तो नाम देने से मतलब वो किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसे नाउन में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, या वो नाउन बन जाता है वो शब्द। तो नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। और वर्ब से क्या मतलब है, वर्ब से हम कह सकते हैं, यहाँ मेन वर्ब से क्या मतलब है, मेन वर्ब से मतलब है हमारा एक्शन वर्ब। यहाँ मेन वर्ब से क्या मतलब है हमारा, मेन वर्ब से मतलब है हमारा एक्शन वर्ब। किससे मतलब है, एक्शन वर्ड। जैसे कि अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या होता है, अगर कोई शब्द नाउन है तो उसका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या किया जाता है, ऐसे एस लगाया जाता है, ठीक है। और अगर देखिए मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है बेसिकली क्या होता है, प्लूरल ही रहता है। मैंने आपको बताया यहाँ पर अभी कि जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो कौन सा होता है, प्लूरल वर्ब कहलाती है या प्लूरल फॉर्म होता है। तो अगर हम इनमें ऐसे ही लगाते हैं तो ये क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती हैं। तो नाउन और वर्ब में क्या अंतर है, यही समझ लीजिए आपके नाउन में हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे ही लगाते हैं। लेकिन वर्ब क्या होता है, वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म रहता है वो प्लूरल रहता है और उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसमें क्या लगाई जाती है, ऐसे ही लगाई जाती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आपका क्या होगा, थोड़ा सा जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा, है ना। अब आगे देखते हैं। आगे आप थोड़ा सा देखो कि मैंने यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो डला ही हमारा, कुछ चीजें और हमें थोड़ा सा समझनी है कि वही चीज यहाँ सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही लगती है, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही लगती है, राइट। तो हीज इट नेम के साथ कौन सा फॉर्म यूज होगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज होगा, क्योंकि फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, सिंगुलर होता है। और आई विद यू के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, क्योंकि आई विद यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्लूरल रहता है, राइट। अब देखो यहाँ पे कि आई क्या होता है, बेसिकली आई में थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि आई होता तो हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी होता है और सेकंड फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी होता है। कैसे, जैसे कि आई के साथ एम जब लगता है तो ये सिंगुलर बनता है, यानी कि ये सिंगुलर का काम करता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन वैसे ही अगर आई के साथ हम क्या लगा देते हैं, हैव लगाते हैं या डू लगाते हैं या राइट लगाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आई क्या बन जाता है, आई का जो फंक्शन है इंग्लिश में वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, राइट। अभी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है इन दोनों जगह पर, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये जो हैव है ये हमारी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ना। ये जो राइट है ये हमारी प्लूरल वर्ब है। कैसी वर्ब है ये, प्लूरल वर्ब है। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, ये यहां पर ये प्लूरल अपना फंक्शन दिखा रहा है कि ये प्लूरल बन गया, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। और यहां पर देखिए, यहां पर अगर हम आई के साथ हैज लगाते हैं तो वो रॉन्ग होता है, आई के साथ डज लगाते हैं तो रॉन्ग होता है, आई के साथ राइट्स लगाते हैं तो रॉन्ग होता है, राइट। यानी कि यहां पर आई क्या कर रहा है, आई जब एम के साथ लगता है तो आई क्या कहलाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। और आई जब वॉच के साथ लगता है तब भी वो क्या कहलाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। और आई के साथ जब हैव लगता है तो आई बन जाता है प्लूरल सब्जेक्ट, क्योंकि हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है ना। या आई के साथ डू लगता है तो डू क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो आई भी क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट काउंट किया जाता है। तो इसके साथ थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि आई सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। आप भी बचपन में कई बार सोचेंगे कि आई को सिंगुलर में काउंट करें या प्लूरल में काउंट करें। तो आई सिंगुलर में जब काउंट किया जाता है जब आई के साथ एम लगता है, आई के साथ वॉच लगता है, और प्लूरल में जब काउंट किया जाता है जब बाकी सभी जगह आई क्या किया जाता है, प्लूरल ही काउंट किया जाता है। सिर्फ आई के साथ जब एम लगता है या वॉच लगता है तो सिंगुलर काउंट होता है, ठीक है। तो अब कुछ चीजें आगे समझते हैं। और अब देखिए मैंने यहाँ प्रेजेंट टेंस के कुछ यूजेस लिखे हैं। बेसिकली आपको बताना चाहिए प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस के साथ डू डज हेल्पिंग वर्ब लगने लगती है, जो इंटरोगेटिव में भी लगती है और नेगेटिव में भी लगती है। और सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगता है। वो लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, सीधा मेन वर्ब का ही क्या जाता है, फॉर्म आ जाता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पर्पज से पढ़ने वाले हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो चीजें आती है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे मैंने फर्स्ट यूज लिखा है, हैबिचुअल एंड रिपीटेड एक्शंस को बोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, या सिंपल प्रेजेंट, वही चीज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर, हैबिचुअल एंड रिपीटेड एक्शन ऑफ प्रेजेंट। प्रेजेंट के हैबिचुअल आदत बताने वाले एक्शन या रिपीटेड एक्शंस को बोलने के लिए हम कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, माई
माई ग्रैंड मदर गोज टू टेम्पल एवरी डे। मेरी ग्रैंड मदर जो है वो रोजाना क्या जाती हैं, मंदिर जाती हैं। ठीक है, यानी कि भाई ये रोजाना एक्शन करती हैं। ये एक्शन रोज क्या होता है, रिपीट होता है। तो ये कैसा एक्शन हुआ, रिपीटेड एक्शन हुआ, प्रेजेंट का रिपीटेड एक्शन हुआ। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लगा देंगे, क्योंकि माई मदर क्या है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा, फिफ्थ फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। माई फादर वर्क्स लेट एट नाइट। मेरे पिताजी लेट नाइट काम करते हैं। यानी कि ये कहीं ना कहीं क्या हो गई, ये कहीं ना कहीं उनका रिपीटेड एक्शन हो गया। ये कहीं ना कहीं उनकी हैबिट हो गई कि वो भाई लेट नाइट काम करते हैं, हैबिचुअल एक्शन में आ गया ये, है ना। अब एक मैंने यहाँ पे एरर दिया है, ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क वेन एवर दे मीट। ही इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क वेन एवर दे मीट। अब आप बताइए कि इसमें क्या एरर होगा, ये समझाने के बाद। तो चलिए आगे देखते हैं। इसको समझने के लिए हमें कुछ और चीजें समझनी पड़ेंगी, है ना। अब देखिए यहां पर मैंने क्या हेडिंग डाली है, टाइम एक्सप्रेशंस ऑफ हैबिचुअल एक्शंस, या हम कह सकते हैं रिपीटेड एक्शंस। कैसे एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस। कहने का मतलब क्या है कि ये जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं, ये अगर कभी भी किसी सेंटेंस में आ जाए तो उसको या तो हम पास्ट इंडेफिनिट से बोल सकते हैं या प्रेजेंट इंडेफिनिट से बोल सकते हैं। तो बेसिकली अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट से तो बोल ही सकते हैं। रिपीटेड एक्शंस को बोलने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाया जाता है, क्योंकि भाई रिपीटेड एक्शंस को बताने के लिए ही किसका यूज किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए सन क्या होता है, ईस्ट से उगता है। हम बोलते हैं ना द सन राइजेस इन द ईस्ट। सन कहां से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। तो आप ये यहां पर ये समझो कि क्या ये रिपीट होने वाला एक्शन है। हाँ, रोज ही हमारे सामने क्या होता है, रिपीट होता है। तो रिपीटेड एक्शन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो जो भी सारे एक्शन है रिपीटेड एक्शन, वो कहां से बोले जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बोले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ मैंने वर्ड्स दिए हैं, है ना, कुछ टाइम एक्सप्रेशंस वर्ड्स दिए हैं यहाँ पर, जैसे कि एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी इवनिंग, एवरी मॉर्निंग, डेली, सेल्डम, नेवर। सेल्डम हो गया, ये जो कुछ वर्ड्स हैं शायद आपने पहले कभी सुने हो। सेल्डम है, इसका मतलब कभी कभी होता है, नेवर, है ना, और ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, ऑफन मतलब होता है बेसिकली अक्सर, क्या होता है, अक्सर होता है। ठीक है, और अपना डेली तो आपको पता ही है, सेल्डम से मतलब है कहीं ना कहीं कभी कभी। ठीक है, क्या मतलब है, कभी कभी। यूजली, है ना, जर्नली, वंस अ डे, दिन में एक बार, या ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, या ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस अ वीक। इस तरीके से दिन में 1 बार, महीने में 2 बार। भाई एक्शन तो क्या होता है, महीने में 1 बार हो या 2 बार हो या 10 बार हो, एक्शन तो रिपीट होता है ना। जैसे कि हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ये सब आपको वर्ड्स मिल जाए। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ये किसको बताते हैं, रिपीटेड एक्शंस को बताते हैं। किसको बताते हैं, सारे के सारे वर्ड्स किसको बताते हैं, रिपीटेड एक्शंस को बताते हैं। तो ये सब वर्ड्स आपको देखने को मिल जाए तो आप समझ लेना कि वहां कौन सा टेंस लगना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगना है। ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं। आगे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स रखे हैं यहाँ पर। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही इज गोइंग एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक विद हिज फ्रेंड्स एंड नेवर्स नो एरर। अब आप बताइए यहाँ पर कि क्या एरर होगा, या कोई एरर अगर आपको लग रहा है कि कोई भी एरर नहीं है तो आप नो एरर में भी टिक लगा सकते हैं। या आपको लग रहा है कि एरर है तो यहाँ पोर्शन नंबर दिए गए कि ये पोर्शन ए है, ये पोर्शन बी है, ये पोर्शन क्या है अपना, ये पोर्शन सी है। तो आपको बताइए क्या लगता है कि किस में गलती हो सकती है, पोर्शन ए में, बी में या सी में, जितना मैंने आपको अभी बताया है। तो आप देखोगे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर देखिए एवरीडे आया है। एवरीडे आया है तो इसका मतलब ये एक्शन रिपीटेड एक्शन की कैटेगरी में आने वाला है, जो इस सेंटेंस में एक्शन हो रहा है। कौन सा एक्शन हो रहा है, गोइंग। तो अब हम गोइंग तो रख नहीं सकते क्योंकि इज गोइंग तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, अच्छा इस चीज को समझने के लिए आपको कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स पता होनी चाहिए कि भाई किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो इसके लिए आप मेरी बेसिक टेंस की एक वीडियो देख सकते हैं, मैं पहले डाल चुका हूं। उसमें मैंने पूरा कुछ बताया है, सारा कुछ बताया कि टेंसेस में हम कैसे हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं, अलग अलग टेंसेस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, वर्ब के कौन से फॉर्म लगते हैं। तो एक बार उसको आप जरूर देखिए। देखिए क्या है कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, इतना सब कुछ तो पता ही होना चाहिए कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सा फॉर्म लगता है मेन वर्ब का। तभी तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे अपने आप को, है ना। क्योंकि
जो चीजें स्कूल में पढ़नी चाहिए थी वो चीजें अगर हम अभी आकर पढ़ेंगे तो हमारा जो है टाइम ही वेस्ट होगा। तो कहीं ना कहीं आप स्कूल में उन चीजों को सीख लेते तो बेहतर बेहतर रहता। अगर आप नहीं सीख पाए अभी तक तो एक बार आप बेसिक्स अपने पहले स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक इसके पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ टेंस की, तो एक बार वो जरूर देखना आप, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वो लगती है, कौन सा मेन वर्ब का फॉर्म लगता है, ट्रांसलेट कैसे करते, सेंटेंस मेकिंग कैसे करते। बहुत ही आसान तरीके से मैंने उस वीडियो में सारा कुछ बताया है। ये हमारी क्या है, टोटली कॉम्पिटेटिव पर्पज से बनाई गई, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पर्पज से बनाई गई है, ठीक है। तो यहां पर ही इज गोइंग एवरी डे में, देखो आप एवरी डे आया, हमें बाकी सेंटेंस पढ़ने से मतलब नहीं, एवरी डे आया तो एवरी डे से मतलब हुआ कि एक्शन क्या होगा, रिपीटेड होगा। तो रिपीटेड एक्शन को कहां से बोलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बोलना है। तो यहां पर इज गोइंग नहीं आएगा, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था, ही के अकॉर्डिंग गोज आना चाहिए था, है ना। तो कहीं ना कहीं किस में गलती है, ए पोर्शन में गलती है। अगला सेंटेंस देखते हैं, ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई एम ऑफन वर्किंग। अब बताइए क्या आपको कहीं लग रहा है कि इसमें क्या गलती है, आई एम ऑफन वर्किंग इन माई अंकल्स स्कूल टू अर्न सम पॉकेट मनी, नो एरर। तो आप बताओ कि आपको क्या लगता है इसमें किस में गलती होगी। तो चलिए मैं बताता हूं, देखिए यहां पर ऑफन आया है, आप देख ही पा रहे होगे। ऑफन, ऑफन मतलब क्या होता है, अक्सर। अगर कोई चीज अक्सर होती है तो भी वो क्या होगा, रिपीटेड एक्शन की कैटेगरी में आएगा। किस किस कैटेगरी में आएगा, रिपीटेड एक्शन की कैटेगरी में आएगा। तो यहां पर देखो आपके यहाँ पर कौन सा टेंस लगा दिया गया, एम लगाया है और वर्किंग लगाया है। तो ना ही ये वर्किंग आएगा और ना ही ये क्या आएगा, एम आएगा। यहां पर कहीं ना कहीं क्या होगा, यहां पर होगा आई ऑफन गो। क्या होगा, आई ऑफन गो, ठीक है। तो किस में गलती थी, बी पोर्शन में गलती थी। आई होप कि आप मेरी बातें समझ पा रहे होंगे कि मैं अक्सर अपने अंकल के, देखिए ड्यूरिंग द हॉलीडेज, हॉलीडेज के दौरान मैं अक्सर अपने अंकल के स्कूल जाता हूं, किसके लिए, टू अर्न सम पॉकेट मनी, कुछ पॉकेट मनी अर्न करने के लिए, ठीक है ना, राइट। या काम करता हूं मैं अपने अंकल के स्कूल में पॉकेट मनी अर्न करने के लिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, although she is a very good friend of mine yet she hardly talking to me, no error। अब देखिए यहां पर आपको क्या गलती लग रही है, आप देखोगे यहां पर हार्डली आया है, क्या आया है, हार्डली। अभी मैं आपको बता चुका हूं कि हार्डली आ जाए, रेयरली आ जाए, स्कार्सली आ जाए। देखिए यहां पर क्या है, हार्डली आया, तो हार्डली आ जाए, रेयरली आ जाए, स्कार्सली आ जाए, ये सब वर्ड्स आ जाए तो ये रिपीटेड एक्शंस को बताते हैं, यानी कि मुश्किल से ही। यानी कि ऑल्दो शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हालांकि वह मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, सी हार्डली टॉकिंग टू मी, लेकिन वह मुझसे मुश्किल से ही क्या कर पाती है, बात कर पाती है। कई दोस्त ऐसे होते हैं जो अच्छे दोस्त होते हैं लेकिन बहुत कम उनसे बात होती है, बहुत कम टाइम अपन दे पाते हैं उनको। तो वैसे यहाँ पे वो बोल रहा है कि ऑल्दो शी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हालांकि वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, सी हार्डली टॉकिंग टू मी। तो ये सी हार्डली टॉकिंग टू मी नहीं आएगा, टॉकिंग नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर एक और चीज लिखना चाहिए था, अगर इस सेंटेंस को थोड़ा सा और सही करें तो यहाँ पे सी इज हार्डली था कहीं ना कहीं, तो फिर भी क्या था, एरर था। एरर क्या था, सी में गलती थी। क्यों गलती थी, क्योंकि यहाँ पर ना ही एज आएगा ना ही क्या आएगा, टॉकिंग आएगा। यहाँ पर कौन सा टेंस लगाएंगे हम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सी हार्डली क्या होगा, सी हार्डली टॉक्स, हमें वर्ब को कौन सा फॉर्म लगाना पड़ेगा, फिफ्थ फॉर्म लगाना पड़ेगा, तब ये सेंटेंस क्या होगा, एकदम हमारा करेक्ट होगा। अभी इसमें किस में गलती थी, पोर्शन सी में गलती थी, राइट। यहां पर ना ही ये जाने वाला है और ना ही यहां पर ये टॉकिंग आने वाला है। अब अगला सेंटेंस देख लेते हैं, एवरीवन लाइक्स हर इन द ऑफिस बिकॉज सी इज सेल्डम कमिंग लेट। अब आप बताइए क्या आपको गलती लग रही है इसमें, आप देख ही पा रहे हो क्योंकि यहाँ पर सेल्डम आया, और मैंने आपको अभी बताया था कि अगर सेल्डम आ जाता है, क्या आ जाता है, सेल्डम मतलब कभी कभी, अगर वो कभी कभी भी एक्शन होता है तो कहीं ना कहीं वो क्या, कैसा एक्शन हुआ, रिपीटेड एक्शन हुआ। तो हमें किस टेंस से बोलना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो एवरीवन लाइक्स हर इन द ऑफिस बिकॉज सी इज सेल्डम, यहाँ पर इज कमिंग नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, इज कमिंग, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, तो ना ही इज आएगा ना ही कमिंग आएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सी सेल्डम कम्स। इतना अगर रहता तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट रहता, इसमें नो रहता, लेकिन अभी क्या है, अभी सी पोर्शन में रह है। तो आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा और आप सेंटेंसेस को आसानी से समझ पा रहे होंगे कैसे सॉल्व करना चाहिए हमें एरर जो एग्जाम में आते हैं। आगे देखते हैं। अब एक चीज आपको समझनी है कि यहां पर एक और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हम लिख सकते हैं कि ऑलवेज
कहीं ना कहीं ऑलवेज भी रिपीटेड एक्शन को बताता है या हैबिचुअल आदत बताने वाले एक्शंस को बताता है, ठीक है। तो ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा। और आपने कभी भी ये पढ़ा होगा ऑलवेज, तो आपने सोचा, हमेशा ही गौर किया होगा कि कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। बट इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो आपको समझनी है। देखिए वो सारी चीजें क्या हैं। जैसे कि ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज एक ऐसा टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है जो कहीं ना कहीं हैबिट को भी बताता है और इरिटेशन को भी बताता है। किसको बताता है, हैबिट और इरिटेशन दोनों को बताता है, राइट। तो यहां पर आप देखो कि अगर जब ऑलवेज हैबिट को बताता है तो ऑलवेज के साथ हम कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। कौन सा टेंस लगाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जब वो इरिटेशन बताता है, इरिटेशन से क्या मतलब है, मूड समझना पड़ता है सेंटेंस का। इरिटेशन से मतलब है चिड़चिड़ाहट। क्या मतलब है, चिड़चिड़ाहट, ठीक है। इरिटेशन से क्या मतलब है, चिड़चिड़ाहट, चिड़चिड़ापन। जैसे कि कभी कभी अपन किसी से चिढ़ जाते हैं, तो वैसी कंडीशन में अपन को सेंटेंसेस कैसे बोलना चाहिए या भाई वो क्या बताना चाहता है ये समझना है, ठीक है। तो जब हैबिट बताता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करता है, लेकिन जब इरिटेशन बताता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करता है। इस चीज को समझते हैं। देखिए जैसे कि यहां पर लिखा है, सी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ। सी इज ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ और सी ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। अब बताओ कि अब इन दोनों एग्जांपल्स में कौन हैबिट बता रहा है या कौन क्या बता रहा है, इरिटेशन बताया जा रहा है, हैबिट बताया जा रहा है। तो आप आसानी से समझ जाएंगे यहाँ पर किसी की हैबिट बताई जा रही है कि भाई हमेशा क्या बोलता है, सच बोलता है। तो ये क्या हुई, उसकी हैबिट हुई। इरिटेशन तो नहीं हुआ ना कि वो इरिटेट है, परेशान है इसलिए सच बोलता है, नहीं, वह हमेशा सच बोलता है। इट मीन्स ये उसकी क्या है, हैबिट है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं लगाएंगे, हम कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, राइट। आगे देखो एक और सेंटेंस लिखा है, सी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड एंड सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड। अब आप बताओ कि भाई अगर वो अपने हस्बैंड की हमेशा कंप्लेन करती है, हिंदी पे मत जाना है, हिंदी पे जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इंग्लिश क्या है, सेट ऑफ रूल्स है, कुछ नियम काम करते हैं। यहाँ पर हिंदी के तौर पे ताए तिए ते चुका चुकी चुके रहा रही रही से आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। यहाँ पर जो चीजें आपको समझाई जा रही है उनको इंग्लिश में ही समझना है, उनके कॉन्सेप्ट क्या है इंग्लिश में ही है, एक लैंग्वेज है इंग्लिश, उसको इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा, राइट। आप हिंदी निकालते रहोगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे, है ना, मात खाओगे, राइट। तो इस चीज को थोड़ा समझो कि सी इज ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड एंड सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड। इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि इरिटेशन है कि नहीं, उसके अंदर क्या होगा, अपने हस्बैंड के प्रति क्या है, चिड़चिड़ाहट है, तभी वो क्या करती है, बार बार कंप्लेन करती है। तो इसका मतलब ये किसका सेंस दे रहा है, इरिटेशन का सेंस दे रहा है। इरिटेशन का यहाँ से हमें मिल रहा सेंस, तो हम कहीं ना कहीं कौन सा टेंस सही मानेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मानेंगे सही, और ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगी हो, तो आप इसको नोट कर सकते हो और नोट जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि इसकी पीडीएफ में डालने वाला तो हूं नहीं आपको, इसका एक टेस्ट लूंगा मैं पूरा। आप इस चैप्टर के आराम से बैठ के नोट्स बनाइए, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, जितने दिन में आप ये वीडियो देख पाए आराम से देखिए और इसके प्रॉपर तरीके से क्या बनाइए, नोट्स बनाइए। तभी आप क्या कर पाएंगे, इन सभी चीजों का यूज कर पाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे देखते हैं, आगे और चीजें समझते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहां होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट्स बताने के लिए भी होता है, ठीक है ना। जैसे कि द अर्थ मूव्स, ये मूव्स कौन सा फॉर्म है, 5th फॉर्म है, अर्थ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। कौन सा ट्रुथ है, ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, राइट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी क्या है, हमारा कहीं ना कहीं यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य, जो चीजें कभी नहीं बदलती, जो चीजें हमेशा वैसी ही बोली जाती हैं जैसी आज बोली जा रही हैं, 10 साल बाद भी वैसे ही बोली जाएंगी, 20 साल बाद भी वैसे ही बोली जाएंगी। जो चीजें एकदम क्या है, परम सत्य कह सकते हैं, जिनको कभी कोई बदल नहीं सकता, जो हमेशा क्या रहती है, प्रेजेंट ही रहती है, राइट। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, प्लांट गिव अस ऑक्सीजन, ठीक है। ये चीज क्या है, प्रूवन है, साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप पौधे में क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तभी तो हम जिंदा रह पाते हैं ना। तो ये सब चीजें भी कहां से बोलेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बोलेंगे, राइट। अब एक और कैटेगरी समझना है हमें, एक और यूज समझना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज फिक्स्ड एक्शंस, जो फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन रहते हैं उनको बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि फिक्स्ड एक्शन से क्या हुआ, फ्यूचर के मतलब, जैसे कि अगर मान लीजिए फ्यूचर टेंस को बोलने के लिए या फ्यूचर एक्शंस को बोलने के लिए हम कौन से टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, विल और शैल लगाते हैं, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन आप यहां पर समझो कि फ्यूचर का कोई ऐसा एक्शन है
फ्यूचर को कहीं ना कहीं हम दो एक्शंस में बांट सकते हैं, टू टाइप्स के एक्शन में, फिक्स्ड एक्शंस में बांट सकते हैं और नॉन फिक्स्ड एक्शन की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो फिक्स्ड एक्शन क्या है? ऐसे एक्शंस जो जिनके होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जिनको अपन ने बोला और उनके होने के चांसेस क्या रहते हैं? 99% कि ये काम होंगे ही होंगे। और नॉन फिक्स्ड एक्शन से क्या मतलब है? जिनके होने के चांसेस 50-50% रहते हैं। ठीक है ना बाबा, इसकी घटनाओं को हम निर्धारित तो कर नहीं सकते कि होंगी ही होंगी, ठीक है, चांसेस क्या रहते हैं? 50-50% रहते हैं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में या किसी वाक्य में या कोई कुछ बोल रहा है ऐसा जिसको सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो बात फ्यूचर की कर रहा है और उस एक्शन के होने के चांसेस क्या है? पूरे हैं फ्यूचर में, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? फ्यूचर की फिक्स्ड एक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, और अगर उसके होने के चांसेस 50-50% है तो हम कहीं ना कहीं क्या रखेंगे? उसे नॉन फिक्स्ड एक्शन की कैटेगरी में रखेंगे। कब के? फ्यूचर के। तो फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शंस को बोलने के लिए एक बात समझना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो लगेगा ही लगेगा। फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शंस या नॉन फिक्स्ड एक्शंस को बोलने के लिए हम कौन सा टेंस लगाएंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस तो हम लगाएंगे ही लगाएंगे। लेकिन अगर वो सेंटेंस फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन बता रहा है, ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं। ये समझने वाली बात है। ये कब काम आएगा? जब मान लीजिए आप फिलर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, एसआई वगैरह का पेपर दे रहे हैं, एसआई का एग्जाम दे रहे हैं, एमपीएसआई का, वहां पर फिलर्स आते हैं बहुत ज्यादा, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में 25 नंबर के क्वेश्चंस अभी तक तो बनते ऐसे ही आए हैं ना, अभी 2017 तक जो पेपर हुए हैं तो उसमें तो ऐसे ही आए हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं फिलर बेस्ड क्वेश्चन में यह हेल्प करेगा कि जब कोई फ्यूचर का एक्शन आया लेकिन क्या नहीं लगा, लेकिन ऑप्शन में क्या नहीं दिया? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं दिया, तो हम कौन सा टेंस लगाएंगे? तो हम लगा सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बशर्ते उसे क्या होना चाहिए? बशर्ते वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब ही जा पाएगा जब वो फ्यूचर का कैसा एक्शन होगा? फिक्स्ड एक्शन होगा। अगर वो नॉन फिक्स्ड एक्शन है तब तो वो नहीं जा पाएगा। ठीक है, अगर उसके होने के चांसेस कितने परसेंटेज हैं? 50-50% हैं, मतलब हो भी सकता है आगे। देखिए भाई कहीं ना कहीं क्या है, आप ये चीज समझो कि फ्यूचर के जो भी एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं क्या रहते हैं? नॉन फिक्स्ड ही रहते हैं। बट कुछ ऐसे एक्शंस भी होते हैं जिनको सुनकर या कहते हैं जब हम, या कुछ ऐसे काम है जिनको हम रख सकते हैं किस एक्शन की कैटेगरी में? फिक्स्ड एक्शन की कैटेगरी में। कैसे होने चाहिए वो एक्शंस, कैसे काम होने चाहिए, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अभी आप समझो कि अगर फिक्स्ड एक्शन है फ्यूचर का तो उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं। इस चीज को चलिए देखते हैं आगे अप्लाई करके। ठीक है, जैसे कि यहां पर एक एग्जांपल लिखा, आई शैल गो टू मुंबई टुमारो। ये आप बताइए कि मुझे कल मुंबई जाना है, ये फिक्स्ड एक्शन है? तो आप बोलोगे नहीं है फिक्स्ड एक्शन, क्योंकि हम कई बार कहीं जाने का प्लान बनाते हैं तो क्या हम जा पाते हैं? कभी कभी जा पाते हैं, कभी कभी नहीं जा पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नॉन फिक्स्ड एक्शन की कैटेगरी में होगा, इसलिए ये एग्जांपल लिखा तो करेक्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन इसको हम कहां से ही लिख सकते हैं? इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से नहीं बोल सकते, राइट। ये गलत हो जाएगा हमारा, टोटली रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर बोलेंगे, ये सिर्फ कहां से बोला जा सकता है? ये सिर्फ बोला जा सकता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि फ्यूचर का एक्शन है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से तो बोलेंगे ही। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, सी विल बाय अ कार सून। अब ऐसा कई बार होता है कि हम लोगों से बोलते हैं कि ये काम हम जल्दी करेंगे या ये चीज हम जल्दी खरीदेंगे, तो क्या खरीद पाते हैं? क्या कई बार ऐसा होता है कि नहीं खरीद पाते हैं। तो ये तो टोटली क्या हो गया? नॉन फिक्स्ड एक्शन हो गया फ्यूचर का, तो इसलिए इसे फ्यूचर इंडेफिनिट से तो बोला जाएगा लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट से नहीं बोल पाएंगे। अगला देख लेते हैं, द पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो। अब देखिए यहाँ पर पीएम कल स्पीच देंगे। अब आप बताओ कि अगर पीएम को कल स्पीच देना है तो इसके होने के चांसेस कितने परसेंट है? तो आप बोलोगे 99% है। क्यों होगा ऐसा? वो इसलिए होगा ऐसा क्योंकि वो पीएम है। अगर पीएम को कहीं जाना होता है या कहीं स्पीच देनी होती है तो उसका प्रोग्राम एक महीने पहले से बनता है, शेड्यूल एक महीने पहले से क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं कि भाई पीएम को कहाँ जाना है या सीएम को कहाँ जाना है, बिल्कुल एकदम क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो बताइए कि इसके होने के चांसेस हैं या नहीं है? अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है द पीएम विल गिव अ स्पीच टुमारो, तो क्या देंगे या नहीं देंगे स्पीच? तो आप बोलोगे हाँ देंगे। ऐसा 1% ही है कि ना दें, कोई बहुत बड़ी वजह, कोई बहुत बड़ा कुछ हो जाए तभी ना देंगे, बाकी तो देंगे ही देंगे। तो कहीं ना कहीं ये फ्यूचर का क्या हो गया? फिक्स्ड एक्शन हो गया। इसलिए इसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट से भी बोल सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर गिव्स क्या है? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? 5th फॉर्म है। और यहाँ पर क्या लगा है? विल गिव, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाया है, राइट। अगला देख लेते हैं, द मैच विल स्टार्ट एट 7 in the evening।
मैच कितने बजे स्टार्ट होगा? 7 बजे स्टार्ट होगा। अगर मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच है और उसकी टाइमिंग रखी गई है कि वो शाम को 7 बजे स्टार्ट होगा, तो आप बताइए कि होगा या नहीं होगा? तो आप बोलेंगे होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई टिकट्स बढ़ गई होंगी, ग्राउंड में लोग पहुंच जाएंगे 7 बजे। तो क्या ऐसा होगा कि आज बोलेंगे आज नहीं होगा मैच, आज तो पोस्टपोन हो गया मैच, कल होगा, कल आज कैंसिल है मैच का होना, आज कल होगा मैच? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कहने का मतलब ये एक्शन किस कैटेगरी में आएगा? फ्यूचर के फिक्स्ड एक्शन की कैटेगरी में आएगा। इसलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से भी बोल सकते हैं और प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट से ही बोल सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट दोनों से बोल सकते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए स्टार्स आया, पर वो कौन सा फॉर्म आया? फिफ्थ फॉर्म आया है, जो कि कहाँ लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है, राइट। और यहाँ पे क्या लिखा है? विल स्टार्ट लिखा है, यानी कि ये विल स्टार्ट क्या है? कहीं ना कहीं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कहने का मतलब ये है कि अगर वो फ्यूचर का फिक्स्ड एक्शन है तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही बोल सकते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से तो बोलेंगे ही बोलेंगे। और अगर वो फ्यूचर का नॉन फिक्स्ड एक्शन है तो उसे सिर्फ कहां से बोला जाएगा? तो उसे सिर्फ बोला जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से नहीं बोल पाएंगे, उसे सिर्फ हम बोल पाएंगे किससे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। तो आई होप कि आपको मेरी ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अब कुछ और चीजें। यहां पर आप देखो कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम नेगेटिव सेंटेंस से कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाने लगते हैं? डू और डज लगाने लगते हैं। तो ही सी इट नेम के साथ डज लगता है और आई बी द यू के साथ क्या लगता है? डू लगता है, ठीक है। तो इसका नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर डू डज रखेंगे, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसको हम डू नॉट को डजंट, डू नॉट को डोंट बोल सकते हैं और डज नॉट को डजंट भी बोल सकते हैं। बचपन में आपने कई बार देखा होगा, है ना। और अगर इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ लाएंगे? आगे लाएंगे, जो कि डू डज है। और सब्जेक्ट कहाँ लाएंगे? बाद में आ लाएंगे। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लग जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट में आ जाएगा क्या? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी दिए हैं, डज सी गो टू कॉलेज, डज सी टॉक टू एनीवन, डू वी नीड हिम, है ना। यहाँ पर सी डज नॉट गो टू कॉलेज, सी डज नॉट टॉक टू एनीवन, वी डू नॉट नीड हिम। इन्हीं के क्या कहिए? इन्हीं नेगेटिव सेंटेंस के क्या बना दिए गए हैं? यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बेसिकली, है ना। अब देखिए हमारा अगला टेंस है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस से क्या मतलब है भाई? पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का यूज कहां होता है ये समझो। सिंपल सी बात है कि अगर हम जो भी चीजें बोलते हैं वो कहां से बोलते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने एक टाइमलाइन बना दी है, ठीक है, एक टाइमलाइन यहां पे बना दी है। अब जो भी चीजें हम बोलते हैं वो कहां से बोलते हैं? वो हम बोलते हैं प्रेजेंट से। कहां से बोलते हैं? प्रेजेंट से। हमारे पास एक ही टाइम रहता है, वो रहता है प्रेजेंट। अब प्रेजेंट से हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बता रहे हैं जो हमने पास्ट में क्या किया है? फिनिश किया है। क्या किया है? पास्ट में हमने किसी एक टाइम पर क्या किया है? फिनिश किया है, ठीक है। तो वो हमारा कैसा एक्शन होगा? वो हमारा फिनिश्ड एक्शन होगा कि नहीं होगा? अगर उसे हमने पास्ट में फिनिश किया है किसी एक टाइम पर तो उसे हमें कहां से बोलना पड़ेगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बोलना पड़ेगा, या उसे हम कह सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस, राइट। तो इसका बेस स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसको हम सेकेंड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इस टेंस को हम सेकेंड फॉर्म के नाम से भी जानते हैं कि अगर हमें पास्ट बताना है तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। बेसिकली अगर हमें पास्ट का फिनिश्ड एक्शन बताना है तो हम किसका यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, या सिंपल पास्ट टेंस, वही एक ही चीज है दोनों, है ना। तो सब्जेक्ट के साथ बेसिकली कौन सा फॉर्म लगता है? सेकेंड फॉर्म लगता है वर्ब का, ठीक है। और इसका ये जो डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये डिड हेल्पिंग वर्ब कब लगती है? जब सेंटेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है, या क्या होता है? इंटरोगेटिव होता है। तब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? डिड हेल्पिंग वर्ब लगती है। और डिड जब हेल्पिंग वर्ब लगती है तो वर्ब को कौन सा फॉर्म लगने लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगने लगता है, ठीक है। तो इसका पहला यूज समझते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम किसको बोलने के लिए करते हैं? फिनिश्ड एक्शन या कंप्लीटेड एक्शंस को बोलने के लिए करते हैं, राइट। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे। तो यहाँ पर जो मेट है वो कौन सा फॉर्म है? मेट जो है वो कहीं ना कहीं सेकेंड फॉर्म है। जैसे माई फादर वेंट टू न्यूयॉर्क लास्ट ईयर, मेरे फादर कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। तो ये जो वेंट है ये कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। भाई यस्टरडे क्या है? वो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, या वो फिनिश्ड एक्शन, यानी कि वो पास्ट का एक समय है जहां पर ये एक्शन क्या हुआ था? फिनिश हुआ था। यहाँ पर आई मेट योर ब्रदर यस्टरडे, मैंने किससे मिला था? मैं किससे मिला था? अपने भाई से मिला था, मेरे भाई से मिला था कल। तो यानी कि मिलने वाला एक्शन कब हो गया था? कल ही फिनिश हो गया था, राइट। और लास्ट ईयर मेरे पिताजी कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे, ठीक है। और 3 वीक्स एगो
मैंने क्या खरीदी थी, 3 हफ्ते पहले एक कार खरीदी थी। तो यानी कि ये एक्शन प्रेजेंट में बोले जा रहे हैं और ये पास्ट में किसी एक टाइम पर क्या किए गए हैं, फिनिश किए गए हैं। तो इनको कहां से बोला जा रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बोला जा रहा है, सिंपल पास्ट टेंस से बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो बॉट है वो कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। ये जो बैंड है ये सेकेंड फॉर्म है। जो ये मैट है ये सेकेंड फॉर्म है, जो कि किसको बता रहे हैं, फिनिश्ड एक्शन को बता रहे हैं। तो लगाना कब है, जब हमें ये बताया जाए कि आखिर वो किस टाइम पर वो एक्शन फिनिश हुआ है पास्ट में। तो कहीं ना कहीं वो टाइम आना चाहिए कि पास्ट में वो एक्शन फिनिश कब किया गया है। इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। आगे देखते हैं। आगे यहां पर मैंने डाला है टाइम एक्सप्रेशंस ऑफ फिनिश्ड एक्शंस इन पास्ट, यानी कि पास्ट के फिनिश्ड एक्शन को हम कुछ टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड की मदद से भी समझेंगे कि अगर ये सब वर्ड्स आपको अगर मिल जाते हैं तो कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। जैसे कि अगर आप देखो यस्टरडे, यस्टरडे मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, द डे बिफोर यस्टरडे से क्या मतलब हो गया, परसों, ठीक है, क्या हो गया, बीता हुआ परसों कह सकते हैं। लेकिन कौन सा परसों कह सकते हैं, बीता हुआ। एगो से मतलब क्या, अगो से मतलब है पहले, द अदर डे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट लग जाए यानी कि पिछली रात। लास्ट नाइट से मतलब हो गया कल रात, ठीक है। लास्ट वीक से मतलब पिछला हफ्ता, लास्ट मंथ पिछला महीना, लास्ट ईयर पिछला हफ्ता, लास्ट सेंचुरी पिछली शताब्दी, है ना। या कोई एक ऐसी डेट आ जाए जो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग कब की हो, पास्ट की हो। जैसे कि मान लीजिए इन 1991, है ना, इन जुलाई 1991, इस तरीके से कुछ लिखा हो तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर जो एक्शन होगा या जो एक्शन आप बताओगे वो कैसा एक्शन होगा, फिनिश्ड एक्शन होगा। तो उसे हम किस टेंस से बोलेंगे, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस से बोलेंगे, सेकंड फॉर्म लगाएंगे बेसिकली, है ना। अब इसको हम एरर में समझते हैं कि ये जो क्वेश्चंस इनसे बनते हैं उनमें इनका क्या यूज है, राइट। आगे देखते हैं। अब आगे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ह्योन एंड द अदर dissident leaders have taken shelter at the church last month after the authorities ordered their arrest। अब देखो, आप बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका आप मतलब नहीं समझ पाएंगे, तो आपको आपने जो चीजें सीखी उन पर आपको क्या रहना है, कायम रहना है, और क्या करोगे, आप सॉल्व कर लोगे इसको। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आप देख ही पा रहे होगे कि लास्ट मंथ लिखा है। क्या लिखा है, लास्ट मंथ। तो लास्ट मंथ ये एक्शन हुआ था, तो यह कहीं ना कहीं कौन सा टेंस इसने लगा दिया, यहां लगा दिया इसने प्रेजेंट परफेक्ट, जबकि लगना कौन सा था, पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप मतलब निकालते नहीं रह जाओगे, क्योंकि इतना टाइम रहता ही नहीं एग्जाम में कि आप मीन्स निकालते रह जाओ। अगर आपको पता है, आपको मिल गया है, तो आप सीधा निकालो कि भाई लास्ट मंथ आया, तो यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, यहाँ पर आएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। देखिए ये कहीं ना कहीं हमारा सब्जेक्ट इसमें पहले आया है, हेल्पिंग वर्ब आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं या मेन वर्ब आई है, तो ये पूरा टेंस को ही फॉलो कर रहा है। क्या आप ऐसा भी मत सोच चुके ये पैसिव वॉइस है, नहीं। पैसिव वॉइस बनने के लिए इसे ऑब्जेक्ट को आगे लाना पड़ता, ठीक है। अभी सब्जेक्ट ही आगे आया, तो ये कौन सा वॉइस है, ये कहीं ना कहीं हमारा एक्टिव वॉइस है और ये टेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अगला देखो, आई हैव बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 लाख। मतलब 1970 को आपने ये घर कितने में खरीदा था, 2 लाख में खरीदा था, ठीक है ना। तो आप बताइए यहाँ पर कौन सा टेंस आएगा, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन लगाया कौन सा टेंस है, हैव बॉट कौन सा टेंस है, हैव बॉट है कहीं ना कहीं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन लगना कौन सा टेंस है, 1970 को ये एक्शन हुआ है, तो लगना कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगना है। तो यहाँ पे हैव बॉट नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगा, यानी कि सिर्फ बॉट आएगा। अब आप एक चीज समझो कि जो बाय है, बाय का मतलब होता है क्या है, खरीदना। तो जो बाय का सेकेंड फॉर्म बनता है वो क्या बनता है, बॉट ही बनता है, और थर्ड फॉर्म क्या बनता है, बॉट बनता है। तो यानी कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर आप जो दिख रहा था पहले सेंटेंस वो थर्ड फॉर्म था, लेकिन अब हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, अब हम कर रहे हैं कन्वर्ट इसको सेकेंड फॉर्म में। तो हमारा क्या होगा करेक्ट, हमारा करेक्ट होगा, अगर हम हैव को हटा दें तो हम बोलेंगे आई बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 लाख, ठीक है ना। मैंने अगर 2 लाख में 1970 को खरीदा था, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। तो कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप एक बार देख लो कैसे लिखना है भाई इसको। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई बॉट दिस हाउस इन 1970 फॉर 2 लाख, राइट।
ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब देखिए यहां पर ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, आई हैव हैड लंच 1 hour ago। देखिए यहां पर अब एगो आया है, अगो आया है, तो मैंने आपको अभी पीछे बताया था कि अगर अगो आ जाए, जैसे कि अगो से क्या मतलब ऐसे बना सकते हैं जैसे कि 2 hours ago, है ना, 2 hours ago, या 1 second ago, या 3 years ago, या 9 weeks ago, यानी कि एगो से क्या मतलब है पहले। तो ये चीज भी समझनी है कि अगर ये सब भी आ जाता है, इनमें से कुछ आ जाता है या इनके अलावा कुछ आ जाता है, जैसे अगो लगाकर कुछ भी आ जाए, कोई भी टाइम की बात करोगे आप, तो कौन सा टेंस लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस लगेगा। तो यहां पर देखो कि 1 hour ago क्या हुआ है, 1 hour ago लंच किया गया है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर कौन सा टेंस लगाया है इसने लगाया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको ये चीज पता हो या ना पता हो, तो आप इस चीज को समझो कि मैं क्या बताने वाला हूं यहां पर, कि जो हैव है अगर ये सेंटेंस में मेन वर्ब का काम कर रही है, किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का, तो इसके फॉर्म्स बनेंगे, क्या बनेंगे फॉर्म्स, सेकेंड फॉर्म इसका क्या बनेगा, हैड बनेगा, थर्ड फॉर्म भी क्या रहेगा, हैड रहेगा, ठीक है, फोर्थ फॉर्म क्या रहेगा, हैविंग, फोर्थ फॉर्म क्या होगा, आईएनजी वाला फॉर्म हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, हैज, राइट। ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा हमारा, फिफ्थ फॉर्म, और जो ये हैव है ये फर्स्ट फॉर्म है, राइट। तो आप बताओ यहां पर कि जो यहां पर जो हैड ये आया ये कौन सा फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है, और जो ये हैव है ये आपको कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब समझ में आ रही होगी कि ये कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट की। तो ये किस में लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट में, जबकि इसको होना किस में चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट में। तो बनेगा क्या इसका करेक्ट, कहीं ना कहीं आई हैड हो जाएगा यहाँ पे कौन सा फॉर्म, ये हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, आई हैड लंच, आई हैड लंच 1 hour ago, ये होगा क्या इसका करेक्ट, और ये हो जाएगा रॉन्ग। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, 3 years ago an earthquake had destroyed their city, the people are still rebuilding their lives। अब इसमें इतना ज्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 years ago लिखा है, क्या लिखा है, 3 साल पहले। 3 साल पहले क्या हुआ था, एक अर्थक्वेक ने उनकी सिटी को क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, डिस्ट्रॉयड कर दिया था। तो कौन सा टेंस आया यहाँ पर, हैड डिस्ट्रॉयड, यहाँ पर आया है कहीं ना कहीं पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन जबकि आना कौन सा चाहिए था, पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि 3 साल पहले ही एक्शन हुआ है ना, तो ये किस कैटेगरी में रखा जाएगा, फिनिश्ड एक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो यहाँ पे हैड डिस्ट्रॉयड नहीं आएगा, यहाँ पर हैड नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ क्या आएगा, डिस्ट्रॉयड आएगा, वो भी किस फॉर्म के रूप में, सेकेंड फॉर्म के रूप में। अभी ये किस फॉर्म के रूप में दिया था, थर्ड फॉर्म के रूप में, लेकिन अगर जब हम ऐड लगा देंगे तो ये बन जाएगा सेकेंड फॉर्म। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो डिस्ट्रॉय होता है उसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, उसका सेकेंड फॉर्म होता है, जो डिस्ट्रॉय होता है उसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रॉयड, क्या होता है, डिस्ट्रॉयड, और उसका थर्ड फॉर्म भी क्या रहता है, डिस्ट्रॉयड ही रहता है। तो ये थर्ड फॉर्म है और ये कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए डिस्ट्रॉयड रखी गई है यहाँ पर, जिससे आप क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो याद रखो कि अगर कभी मान लीजिए दोबारा लिखना हो इसको, करेक्ट सेंटेंस के रूप में फिर से लिखना हो, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि इसको फिर से इसका सही तरीके से आप लिख कर बताइए अगर ये गलत है तो, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, क्या इसका फॉर्म बदलेंगे, नहीं फॉर्म बदलेंगे, क्योंकि डिस्ट्रॉयड सेकेंड फॉर्म है और डिस्ट्रॉयड ही क्या है, थर्ड फॉर्म है, और अभी थर्ड फॉर्म लगा था क्योंकि हैड आया था। लेकिन भाई पास्ट परफेक्ट टेंस आना नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। आना कौन सा टेंस है, आना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यानी कि कहीं ना कहीं 3 years अगो की बात कर रहे हैं, 3 साल पहले की, तो फिनिश्ड एक्शन होगा, और फिनिश्ड एक्शन होने की वजह से कौन सा टेंस लगेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। तो यहाँ पर डिस्ट्रॉयड क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। तो इतना बनेगा, क्या बनेगा, 3 years ago एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड, हैड हट जाएगा, 3 years ago एन अर्थक्वेक डिस्ट्रॉयड देयर सिटी, द पीपल आर स्टिल रीबिल्डिंग देयर लाइव्स। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि आपको कैसे सॉल्व करना है, इन टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स का यूज कैसे करना है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहां पर एक और चीज समझनी है हमें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज और कहां होता है। तो यहां पर एक एग्जांपल लिखा है, इट इज हाई टाइम आई गो टू स्कूल। यहां पर आप ये समझो कि अगर कभी आपको इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चून टाइम या इट इज हाई टाइम आपको मिल जाता है,
तो इन सभी का जो मीन्स निकलता है वो क्या निकलता है, दिस इज द राइट टाइम, यानी कि यह सही समय है। क्या, यह सही समय है, राइट। तो इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अपॉर्चुन टाइम, इट इज राइट टाइम, इन सभी का मतलब क्या निकलता है, दिस इज द राइट टाइम, यह सही समय है, राइट। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर ये सब आपको कभी पूरे के पूरे शुरुआत में आपको ये मिल जाए, इट इज टाइम या इट इज अबाउट टाइम या सेंटेंस में मिल जाए, तो इनके बाद हमेशा कौन सा टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, सिंपल पास्ट टेंस आता है कहीं ना कहीं, है ना। और ये जो मीन्स निकाल के देता है सिंपल पास्ट टेंस, ये किसका देता है, या सेंस कहीं ना कहीं देता है किसका, ये शुड का। शुड मतलब क्या होता है, चाहिए। क्या होता है, चाहिए। और शुड के साथ कौन सा फॉर्म लगता है, बेसिकली फर्स्ट फॉर्म लगता है। शुड के साथ बेसिकली कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है। तो शुड का मतलब चाहिए और शुड के साथ बेसिकली कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, राइट। तो ये कहीं ना कहीं शुड का सेंस देता है, चाहिए का सेंस देता है। कहने का मतलब जैसे कि मैंने बोला यह सही समय है, तुम्हें अब पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, या यह सही समय है तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, यह सही समय है अब तुम्हें अपना एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देना चाहिए, तुम्हें अपने एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तो ये जब आप ऐसा बोलते हो यह सही समय है, तो आगे जो सेंटेंस है का कहीं ना कहीं हिंदी ट्रांसलेशन में देखो तो ऐसा लगता है जैसे चाहिए अर्थ निकल रहा हो, है ना, कि ये करना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं अपन किसी को। लेकिन क्या होता है कि इंग्लिश तो है ग्रामेटिकल रूल से मिलकर बनी है, तो इनके बाद क्या होता है, इनके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, ना कि शुड आता है। ये चीज़ आपको समझनी है कि ये आपको अगर कभी मिल जाए, ये आपको दिख रहे हैं ये सारे, तो इनके बाद हमेशा कौन सा टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आपको ये समझना है कि यहाँ पर अगर ये कभी आ जाता है तो आपको सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है, राइट। अब इसको हम कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स क्या है, इट इज अबाउट टाइम शी गोज टू हॉस्पिटल। आप इसमें तुरंत बता ही पा रहे होगे कि भाई, या देख ही पा रहे होगे कि यहाँ पर जो गोज है वो कौन सा फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन लगना कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गो का क्या होना चाहिए, गोज का क्या होना चाहिए, वेंट होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर देखो आप, इट इज अबाउट टाइम आ रहा है, क्या आ रहा है, इट इज अबाउट टाइम। तो इनके बाद कौन सा टेंस लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस लगेगा, इसलिए कि वेंट अगर आ जाता तो सही होता, बाकी गोज तो क्या है यहाँ पर गलत है, तो ये सेंटेंस इसलिए रॉन्ग हो गया। अगला देखो, इट इज हाई टाइम वी शुड प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जाम्स, यानी कि यहाँ पर देखिए इसने शुड लगा दिया कंफ्यूज करने के लिए। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर आपको पता है कि इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अपॉर्चुन टाइम अगर आ जाता है तो कौन सा टेंस लगता है, पास्ट इंडेफिनिट। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि शुड नहीं लगेगा। प्रिपेयर का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा कौन, प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड क्या होता है, इसका सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखो, इट इज टाइम ही टेक्स टी। देखिए यहाँ पर कौन सा फॉर्म आया है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म आया है। कौन सा फॉर्म आना चाहिए, सेकेंड फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि इट इज टाइम आगे दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सेकेंड फॉर्म आता तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट होता। अभी ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। टेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, टुक होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, टेकन होता है। और देख लेते हैं, इट इज अपॉर्चुन टाइम द एमपी गवर्नमेंट शुड टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द रेपिस्ट। अब देखिए इट इज अपॉर्चुन टाइम आया है, क्या आया है, इट इज अपॉर्चुन टाइम। और मैंने आपको पीछे बताया था कि इट इज अपॉर्चुन टाइम, या इट इज अबाउट टाइम, या इट इज हाई टाइम, या इट इज टाइम अगर आ जाए तो कौन सा टेंस लगेगा, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा, सिंपल पास्ट टेंस लगेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए यहाँ पर शुड नहीं आना था, ना ही टेक आना था। इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, टेक की जगह पर टुक आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था, टुक, सेकेंड फॉर्म आना चाहिए था। तो ये सेंटेंस एकदम क्या रहता, करेक्ट रहता। बट अभी क्या है, इसमें गलती है, ये रॉन्ग हो गया अपना। तो ये सब चीज़ें थी, तो आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। अब आगे देखते हैं, कुछ और चीज़ें समझते हैं। देखिए एक और चीज़ समझनी है कि अगर हमें पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करना है तो हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या लगाना पड़ेगा, यूज टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, यूज टू का यूज करना पड़ेगा। और वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि व्हेन आई वॉज 30 ईयर ओल्ड आई यूज टू ड्रिंक वाइन, यानी कि आप यहाँ पर क्या बता रहे हो, अपनी पास्ट हैबिट बता रहे हो कि मैं जब 30 साल का था तब मैं क्या पीता था,
शराब पीता था, वाइन पीता था कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो यूज्ड के साथ आप क्या लगाओगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओगे यूज्ड टू के साथ, ठीक है। तो आपको अगर पास्ट हैबिट बतानी है तो आप यूज्ड टू का यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म वगैरह नहीं लगाएंगे। जैसे कि ही यूज्ड टू प्ले वायलिन इन स्कूल, मतलब वह स्कूल में क्या बजाता था, वायलिन बजाता था। तो यहाँ पर यूज्ड के साथ प्ले आएगा, ना कि प्लेड आएगा। ये यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर प्लेड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ओनली प्ले आएगा। क्या आएगा, प्ले, ठीक है। आप ऐसा मत समझना ये सेंटेंस गलत था, यहाँ पर मैंने एग्जांपल सही रखे थे, बट यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गई थी, टाइपिंग मिस्टेक हुई। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि प्ले आना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपको पास्ट हैबिट बोलना है कभी, तो आप किसका यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे, और उसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, राइट। आगे देखते हैं अब कुछ चीजें और। यहां पर मैंने लिखा भी है कि अगर आपको पास्ट की हैबिट बतानी है तो आप किसका यूज करेंगे, यूज्ड टू का यूज करेंगे। और आपको अगर प्रेजेंट की हैबिट बतानी है तो आप किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे। याद रखना आप कि एजएमआर लगेगा और यूज्ड टू लगेगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, आईएनजी फॉर्म लगेगा। जैसे आपको बोलना है कि मैं आई एम यूज्ड टू टेलिंग अ लाई, मतलब मुझे क्या है, झूठ बोलने की आदत है, तो आई एम यूज्ड टू टेलिंग अ लाई, आई एम यूज्ड टू स्पीकिंग द ट्रूथ। आप किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और अगर आपको पास्ट हैबिट बताना है तो आप इसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, क्या लिखा है, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, ठीक है। तो आई यूज्ड टू स्मोक सिगरेट। अगर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है पास्ट इंडेफिनिट के, तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर लगाएंगे डिड, फिर लगाएंगे नॉट, फिर लगाएंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब ले आओगे पहले, तो डिड आ जाएगा पहले, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है आई डिड नॉट, आपको यहाँ पर क्या रखना चाहिए था, नॉट भी रखना चाहिए था, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है। तो आई डिड नॉट गो देयर यस्टरडे, या डिड दे गो देयर यस्टरडे, ये हो गया क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हमारा पास्ट या सिंपल पास्ट टेंस हमारा क्या होता है, फिनिश होता है। आई होप कि आपको समझ में आए होंगी सारी चीजें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की ओर। हमारा अगला टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसको भी हम सीखेंगे आसान तरीके से। चलिए तो देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से क्या मतलब है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो लगती है विल, शैल, और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा। बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। आई वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। आपको ये चीज याद रखनी है कि आप प्रेजेंट में खड़े होकर अपना फ्यूचर का कोई भी प्लान बता रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आपको आगे जाके करना है, तो उसको आप फ्यूचर इंडेफिनिट से बोलेंगे। कहां से बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बोलेंगे। यानी कि फ्यूचर प्लान्स बताने के लिए आप किस टेंस का यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट से आप क्या करें, प्रेजेंट से आप क्या करते हैं, स्पीक करते हैं। ये जो टाइम है कहीं ना कहीं ये कौन सा अपना, मैंने यहाँ पर टाइम लाइन के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि ये टाइम जो है अपना ये कब का है, प्रेजेंट का है। प्रेजेंट से आप स्पीक करें अपना फ्यूचर का क्या कोई प्लान, तो आप उसे कहाँ से बोलेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से बोलेंगे, ठीक है ना। तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल से लगाएंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। सब सिंपल सेंटेंस है, इसका बेस स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा क्या, विल सेल, फिर आएगा वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल भी मैंने लिखा है, आई शैल गो टू मुंबई टुमारो। जैसे कि टुमारो कल की बात कर रहा है, आने वाले कल की, तो भाई क्या लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट लगेगा ना। आई शैल गो टू मुंबई टुमारो, दे विल मीट मी नेक्स्ट वीक, जैसे नेक्स्ट वीक आया है। कुछ मैंने टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स भी रखे हैं यहाँ पर समझने के लिए इसको। जैसे कि टुमारो अगर आ जाए, डे आफ्टर टुमारो आ जाए, नेक्स्ट वीक आ जाए, नेक्स्ट मंथ आ जाए, नेक्स्ट ईयर आ जाए, सून आ जाए, तो कौन सा टेंस लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगेगा, ठीक है। बट एक चीज आपको याद रखनी है कि अगर फिक्स्ड एक्शन है फ्यूचर का तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ही बोल सकते हैं। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, राइट। अब आगे देखते हैं हम इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें या जो भी एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल वो अब हम समझेंगे। देखिए यहां पर यूज नंबर फर्स्ट लिखा है कि अगर इफ टू सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर आर यूज्ड इन अ सेंटेंस एंड इफ वन पार्ट टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स आर यूज्ड, in this case will shall is not used in that part। मतलब अगर भविष्य की दो घटनाओं को एक साथ बोला या लिखा जा रहा है और उसमें से एक घटना
टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड से मिलकर बनी है, या एक घटना में एक कोई शर्त रखी गई है और उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है वो दूसरे सेंटेंस में निकल के आ रहा है या दूसरी घटना में निकल के आ रहा है, तो वो जो दूसरी घटना जिसमें रिजल्ट निकल के आ रहा है उसको हम लिखेंगे किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, और जिसमें वो शर्त रखी गई है। शर्त रखने से मतलब है टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स लगाए गए हैं, है ना, समझ रहे हो बात को, समय शर्त सूचक शब्द लगाए गए हैं, तो उसको हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। हमें ऐसा लगेगा बोलकर, ट्रांसलेट करने में ऐसा लगेगा, बचपन से हमारा याद है ट्रांसलेट करने की है, तो हमें ऐसा लगेगा कि दोनों में क्या आना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जिसमें शर्त रखी गई है या जिसमें कंडीशन बताई गई है उस सेंटेंस को हमें किसमें बोलना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बोलना पड़ेगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में बोलेंगे, और जिसमें उस घटना का रिजल्ट निकल रहा है उसको हम लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां पर देखिए, आप फिर से एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, इफ टू सिचुएशंस ऑफ फ्यूचर आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, अगर दो सिचुएशंस फ्यूचर की एक साथ इस्तेमाल की गई हैं या यूज की गई हैं या बोली गई हैं, तो एक जिस पार्ट में भी क्या होगा, टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड आएगा, उसको हम किस में लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे इन दिस केस। इस केस में क्या होगा, विल सेल का यूज हम नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम यूज करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा ये चीज समझनी पड़ेगी कि टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन होते हैं। जैसे कि इफ हो गया, व्हेन हो गया, टिल, अनटिल, अनलेस हो गया, एज सून एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, इन केस हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया। ठीक है, बिफोर और आफ्टर आपने कहीं ना कहीं अगर पहले बेसिक भी पढ़ा है तो आपने इसका यूज कहाँ देखा होगा, तो आपने इसका यूज कहीं ना कहीं देखा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसका यूज यहाँ भी करते हैं, कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब इफ आ जाए, व्हेन आ जाए, टिल आ जाए, अनटिल आ जाए, अनलेस आ जाए, एज सून एज आ जाए, एज लॉन्ग एज आ जाए, इन केस आ जाए, प्रोवाइडेड दैट आ जाए, बिफोर आ जाए, आफ्टर आ जाए, तो ये सारे क्या है, टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब जिस पार्ट में आ जाए उसको किस में लिखना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना पड़ेगा, और बाकी का जो पोर्शन होगा सेंटेंस का वो किस में लिखेंगे, हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। ठीक है, इस चीज को आगे समझते हैं। यहां पर देखो, आप यहां पर लिखा है एक एग्जांपल, इफ यू विल वर्क स्मार्ट यू विल सक्सीड। अब बताइए यहां पर शर्त किस में रखी गई है, शर्त रखी गई है यहां पर, आप समझ ही पा रहे होंगे। इफ यू विल वर्क स्मार्ट, अगर आप स्मार्ट तरीके से काम करते हो तो आप क्या होगे, फ्यूचर में कहीं ना कहीं क्या होगे, सक्सेस होगे। तो उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा कि आप क्या होंगे, सक्सेस होंगे। राइट, फ्यूचर में, वेल किसको बता रहा है, फ्यूचर को ही तो बता रहा है। तो यहां पर आप बताइए, यहां पर हमें किसको हटाना पड़ेगा, इस विल को हटाना पड़ेगा, इसकी जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, सीधा वर्क ही रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका करेक्ट क्या बनेगा, इफ यू वर्क स्मार्ट यू विल सक्सीड। ठीक है, ये बनेगा इसका करेक्ट, ये हो गया क्या, रॉन्ग। अगला सेंटेंस देख लेते हैं इसी तरीके से, तुरंत ही आप बता दोगे, सी विल इन्फॉर्म मी एज सून एज सी विल रीच मनाली। अब देखिए एज सून एज यहां आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो अब टाइम एंड कंडीशन नोटिंग और बीच में आ गया, तो इसके साथ लगा हुआ सेंटेंस कौन सा है, ये है, या जो इसके साथ है कहीं ना कहीं, और जो इसके क्या है, बाद है। साथ या बाद दोनों चीजें समझने के, साथ हो और क्या हो, जस्ट बाद में हो, कहां पर हो, बाद में हो। इसको किस में लिखना पड़ेगा, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखना पड़ेगा। तो यहां पर हम विल हटा देंगे, विल नहीं आएगा, इतना बस होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा हमारा, सी विल इन्फॉर्म मी एज सून एज सी रीच का क्या करना पड़ेगा, हमें रीचेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीचेस मनाली, ये होगा हमारा, ये हो जाएगा क्या हमारा, रॉन्ग। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, आई शैल हेल्प यू टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट यू विल गिव मी 1 लाख। मतलब 1 लाख आप मुझे दोगे तो मैं आपको क्या करूंगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या मैं आपको जॉब दिला दूंगा। ठीक है, आई शैल हेल्प यू टू गेट द जॉब, मैं आपकी जॉब दिलाने में मदद करूंगा, है ना, जॉब पाने में मदद करूंगा, बट आपको यानी कि बशर्ते आपको क्या देना पड़ेगा, बशर्ते मुझे आपको 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। शर्त क्या रखी गई है, आपको बशर्ते मुझे क्या देना पड़ेगा, 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको बताया कि अगर प्रोवाइडेड डेट है या कुछ भी टाइम
ये टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड आ जाता है जिस पोर्शन में, और दोनों साइड भविष्य फ्यूचर की घटनाएं रखी गई होंगी। दोनों सेंटेंस किस में हो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हो, तो जिसमें ये टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड आएगा या जिसके साथ ये लगा होगा, जिसके लिए ये लगा होगा, उसको किस में रहना पड़ेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रोवाइडेड डेट किसके लिए लगा है, यू विल गिव मी 1 लाख। तो यहाँ पर हम विल नहीं लगाएंगे, यहाँ पर विल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस क्या हो गया, टोटली रॉन्ग हो गया। इसके बाद कहीं ना कहीं कितना होगा, यू गिव मी 1 लाख। ये अगर हम इतना करते हैं, यू गिव मी 1 लाख, तो हमारा एकदम करेक्ट सेंटेंस होगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई बिफोर द रेन विल फॉल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिफोर आया है, तो बिफोर अगर आया है तो इसके बाद जो सेंटेंस रहेगा वो किस में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो यहाँ पर विल नहीं आएगा, इसका करेक्ट क्या बनेगा, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई बिफोर द रेन फॉल। ये होगा क्या, फॉल्स। ये होगा क्या, सही है हमारा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा, रॉन्ग सेंटेंस। तो ये हमारा द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते रहते हैं। तो आई होप कि आपको ये तीनों टेंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो पहले आप ये तीनों टेंस कवर करें, अगली वीडियो में हम 3 और टेंस उठाएंगे, यानी कि कॉन्टिन्यूअस के, है ना। फिर उसके बाद हम अगली वीडियो में 4 टेंस और उठाएंगे, यानी कि हम कहीं ना कहीं सारे टेंस 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। पहले आप ये 3 पार्ट देखें अपना, इसके ये भी देखें, और साथ साथ मेरी टेंस की बेसिक वीडियो भी देखें जो मैं पहले डाल चुका हूँ, है ना। उसमें सारा कुछ मैंने बेसिक बताया है, कैसे हेल्पिंग वर्ब्स हमें पता होनी चाहिए, कैसे हम लगाते हैं, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी चाहिए, वर्ब का फॉर्म कैसे लगाते हैं, सेंटेंस मेकिंग कैसे करते हैं। तो पहले आप उस वीडियो को भी देखें और साथ में ये 3 टेंस देखें, तीनों टेंसों को आप समझें, क्या क्या चीज़ें मैंने बताई, है ना। और नोट्स साथ में बनाते चलें। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप धीरे धीरे करके नोट्स भी बनाते चलें, नोट्स भी मेंटेन करते चलें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही 1 या 2 दिन के अंदर आपके पास अगली वीडियो आ जाएगी, और उस अगली वीडियो में हम आगे के 3 टेंस पढ़ेंगे। तो पहले आप ये कवर करें, और अगर आप मेरे YouTube चैनल के अलावा मेरे ऑनलाइन जितने भी और भी प्लेटफॉर्म हैं उन पर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम का नीचे आपको लिंक दिख ही रहा होगा, टेलीग्राम का नीचे आप लिंक आप देख ही पा रहोगे, स्टडी हब पन्ना 7415। आप इंस्टाग्राम पेज पर भी मेरे साथ अगर आपको कुछ भी आपको डिस्कशन करना है, कुछ पूछना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। उसका नाम है स्टडी हब पन्ना 7415। और आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर मैं पोस्ट वगैरह डालते रहता हूँ बहुत सारी, है ना। तो स्टडी हब पन्ना 7415, इन तीनों जगहों पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में एक बार ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। कोशिश मैं करूँगा कि आपको उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो बना के दूँ, और वैसे तो मैं सीक्वेंस से पढ़ाऊँगा सारी चीज़ें, धीरे धीरे आपको जो भी चीज़ें हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से या एकेडमिक इंग्लिश से वो प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। तो अगले 3 टेंस हम अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक आप इन टेंसेस को समझें आराम से, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।